चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एक जो चैप्टर है जिसका नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। और जर्नी इनसाइड द एटम में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एटम होता क्या है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि एटम होता क्या है, एटम चीज़ क्या है, एटम का मतलब क्या होता है। आज से बहुत साल पहले यानी कि 6000 BC में एक महर्षि कणाद हुए थे जिन्होंने बताया था कि हमारा जो भी चीज़ है यानी कि ये दुनिया है, अर्थ हो गई, प्लैनेट हो गए, स्टार्स हो गए, ये हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें जो विजिबल जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर बनी है परमाणु से। किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। लेकिन ये परमाणु होता क्या है यानी कि एटम होता क्या है, तो हम अभी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ केमिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है, जब तक आप इसके बेस को नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री आपको कभी समझ में नहीं आएगी। और 9th में आप जब पहली बार जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका सामना किससे हो रहा है, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से। तो आज सामना जो है फिजिक्स से और बायोलॉजी से नहीं करके हम सामना किससे करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? एटम से। इसीलिए CBSE के NCERT पैटर्न के आधार पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन टाइप का बनाया आपकी जो सिलेबस, और उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जर्नी इनसाइड द एटम। अब जर्नी का मतलब होता है कि यात्रा, यानी कि हम ऐसे सफर पे जा रहे हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे किसको? एटम को। अब एटम होता क्या है ये सबसे पहले हमको जानना है। तो हम पहले चैप्टर को ना जान के सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, और जब हम बेसिक जान लेंगे बेटा तो केमिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी? बहुत ईजी हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि देखिए, मैं हूं, आप हैं और आपकी किताब। यानी कि एक स्टूडेंट की जिंदगी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहली चीज तो उसकी किताब हो गई, दूसरा उसका टीचर हो गया, और तीसरा वो बुक जिस बुक को आप पढ़ते हैं। तो इसको ऐसा मान लीजिए कि एक फिल्म है, उस फिल्म का जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट लिखता है वो कौन है? डायरेक्टर। और डायरेक्टर कौन है? हमारा NCERT। और उस बुक की लिखी हुई चीजों को आपके सामने पेश कौन करता है? टीचर। यानी कि वो क्या हो गया? एक एक्टर, और आप हो गए ऑडियंस। ठीक है ना? तो यानी कि आप इसको समझो कि आप क्या हो? एक ऑडियंस हो, एक मूवी देख रहे हो, और उस मूवी को लिखा है NCERT ने, और जो प्ले वाला एक्टर है वो मैं हूं, और इस तरह बहुत सारे टीचर्स होंगे। तो टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि टीचर के अनुभव का आप फायदा उठा सकते हैं, और टीचर की जो एक्टिंग यानी टीचर के पढ़ाने के तरीके से आप उस फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं जो NCERT आपको समझाना चाहती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? एटम से। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही है कि जर्नी इनसाइड द एटम। अब आखिर में एटम है क्या? हमको कुछ भी नहीं पता। तो हम थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, और समय में पीछे चलते हैं हम 13 बिलियन ईयर पहले। 13 बिलियन ईयर पहले एक यूनिवर्स नाम की चीज हुआ करती थी। अब ये यूनिवर्स क्या है बेटा? ये यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज, जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमको सुबह सुबह सन दिखाई देता है, दिन में सन दिखाई देता है, रात में हमको चंद्रमा दिखाई देता है, और हमको तारे दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं क्या? जो हम विजुअल अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये चीजें हैं क्या? यही चीजें क्या है? ब्रह्मांड, जिसमें मिलियंस स्टार आते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, मिलियंस ऑफ प्लैनेट आते हैं। तो ये सारा का सारा चीज क्या है? ब्रह्मांड। ऐसा माना जाता था कि आज से 13 करोड़ साल पहले जो हमारा यूनिवर्स था ना बेटा, ये एक डॉट की शेप में था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा। मैंने तब भी बड़ा बनाया है। लोग बताते हैं कि इसकी जो लंबाई थी, इसका जो डायमीटर था वो 10⁻⁻45 था। ठीक, इतना डीप में नहीं जाते हैं, बस ये मान लीजिए कि यूनिवर्स क्या था? एक डॉट के रूप में था, यानी कि एक सिंगुलरिटी की फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? सिंगुलरिटी की फॉर्म में था। और इस सिंगुलरिटी की फॉर्म में एक चीज कैद थी जिसका नाम था एनर्जी। यानी कि पहले सारी की सारी एनर्जी एक डॉट के रूप में क्या थी? कैद थी, जिसको हम बोलते थे सिंगुलरिटी। उस टाइम पे टेम्परेचर जो हुआ करता था वो था 10⁻32 केल्विन। इसको बताया था एक प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने। तो धीरे धीरे हम लोग जो है ना साइंटिस्टों के बारे में भी जानना चालू करेंगे। जैसे एक का नाम आ गया प्लांक। बहुत डीप जाना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि आज से 13 करोड़ साल पहले हमारा यूनिवर्स जो था वो किस तरह का था? एक डॉट के रूप में था, और इसी डॉट के अंदर
पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी थी वो क्या थी, कैद थी। और उस समय टेम्परेचर कितना था, 10⁻32 के। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टेम्परेचर एक्चुअल में, टेम्परेचर को नापने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केल्विन, जिनका नाम था केल्विन। इन्होंने टेम्परेचर को नापा और इसकी एक स्केल बनाई। तो सबसे न्यूनतम इसकी स्केल क्या थी, 0 केल्विन, और सबसे लेटेस्ट इसकी स्केल क्या थी, 10⁻32 के। 0 के को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि इस दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान अगर कोई हो सकता है तो 0 के। आप -1 के नहीं कर सकते, 0 के आगे टेम्परेचर घटेगा ही नहीं, और 10⁻32 के आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा माना जाता था कि जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो कहां से हुई, 10⁻32 के टेम्परेचर से। तो क्या हुआ कि सिंगुलरिटी की फॉर्म का क्या हुआ, एक्सपेंशन। क्या हुआ, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा फैलाव, यानी कि यूनिवर्स जो है बढ़ना चालू किया। और जब यूनिवर्स बढ़ना चालू किया तो यहां से क्या चीज रिलीज हुई, यहां से रिलीज हुई एनर्जी। क्या चीज रिलीज हुई बेटा, एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज हुई तो क्या हुआ, हमारा जो टेम्परेचर था, हमारा जो टेम्परेचर था वो क्या होना चालू हो गया, डाउन। और जब डाउन होना चालू हो गया इसी को बोलेंगे कूलिंग। क्या हो गया, कूलिंग। और जब कूलिंग स्टार्ट हुई तो एनर्जी जो है पहली बार एक पार्टिकल के रूप में दुनिया को मिली, और उस पार्टिकल का नाम था क्वार्क। क्या नाम था उसका, क्वार्क। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, कहानी की तरह ही चलेंगे तभी केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। हमको कुछ नहीं पता कि एटम क्या होता है, लेकिन हम एक सफर पे हैं जिसमें हम एटम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एटम को जानने की कोशिश कहां से शुरुआत होती है, यूनिवर्स से। कहां से होती है, यूनिवर्स से। और वो 13 करोड़ साल पहले हमारा यूनिवर्स क्या था, एक पॉइंट के रूप में कंडेंस्ड फॉर्म में था। उसको क्या बोलते थे, सिंगुलरिटी की फॉर्म में था। उस टाइम पे क्या थी, हमारी एनर्जी क्या थी, इस सिंगुलरिटी की फॉर्म में कैद थी। टेम्परेचर हमारा कितना था, 10⁻32 के। उसके बाद क्या हुआ कि इसके भाई 10⁻32 के था, अब इस सिंगुलरिटी की फॉर्म में था, इससे ज्यादा दब नहीं सकता था हमारा यूनिवर्स, यानी कि सबसे एकदम न्यूनतम अपनी स्टेज पे था, यानी कि एक सिंगल सा डॉट बताया ना, 10⁻⁻45। इसको भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो अमेज हो जाओगे कि इतनी छोटी फॉर्म में हमारा यूनिवर्स था। और उस टाइम पे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। जब एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुई, एनर्जी हमारी क्या हुई, रिलीज हुई। जैसे ही हमारी एनर्जी रिलीज हुई तो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन होना चालू हो गया, यानी कि कूलिंग आना चालू करी। और जब कूलिंग आना चालू करी तो हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पार्टिकल में। और इस पार्टिकल को हम बोलते थे क्वार्क। क्या बोलते थे, क्वार्क। तो दो तरीके के क्वार्क बने, वैसे बनते तो कई टाइप के हैं, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं कि सिर्फ कितने टाइप के क्वार्क बने, 2 टाइप के। एक क्वार्क हमारा ये बना और एक क्वार्क हमारा ये बना, ठीक। एक क्वार्क के नीचे हम एरो लगा दे रहे हैं और एक क्वार्क के ऊपर लगा दे रहे हैं, ठीक। जो ऊपर लगा दिया इसको हमने बोल दिया अप, और जो नीचे लगा दिया इसको हमने बोल दिया डाउन। यानी कि क्वार्क के 2 टाइप थे, एक अप था और एक क्या था, डाउन। अब इन्हीं क्वार्क से मिलके कोई नई चीज बनने वाली है जिसको हम केमिस्ट्री में जानेंगे। तो यानी कि बना क्या, हमारे पास क्वार्क था, क्या था, क्वार्क था। क्वार्क के 2 टाइप थे, एक अप था और एक क्या था, डाउन। अगर हम एक अप ले लें उसमें 2 डाउन मिला दें, कितने मिला दें, 2 डाउन, तो इस पार्टिकल से मिलके जो कोई भी पार्टिकल, नया पार्टिकल बना, उसका नाम था बेटा प्रोटॉन, सॉरी उसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। क्या नाम था उसका, न्यूट्रॉन। और जब 2 अप मिल गए, 2 अप मिल गए और एक डाउन मिल गया तो क्या बना हमारा, प्रोटॉन। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, बाहर ट्रैक्टर जा रहा है, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जी हमारी क्या हुई, एक्सपेंड हुई। कहां से हुई, सिंगुलर फॉर्म से, किसके, यूनिवर्स की। यानी कि यूनिवर्स की जब शुरुआत हुई तो यूनिवर्स हमारा पॉइंट के रूप में था और उसमें क्या कैद थी, एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर कितना था, 10⁻32 मैक्सिमम टेम्परेचर था। किसने बताया था, प्लांक ने। और प्लांक ने बताया कि उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं आ सकता, तो यानी कि वो उसकी क्या थी, लिमिट थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो यूनिवर्स था एक्सपैंड होना, यानी फैलाव होना चालू हुआ। और जब फैलाव हुआ तो एनर्जी क्या हुई, वहां से निकलना चालू हुई।
और जब एनर्जी निकलना चालू हुई तो पहली बार उस एनर्जी की फॉर्म में क्या बना हमारा क्वार्क। और क्वार्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप और एक होता है डाउन। अगर हम दो अप मिला दें, क्या मिला दें, दो अप मिला दें और एक डाउन, तो बन जाएगा प्रोटॉन। अगर दो डाउन मिला दें और एक अप मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। आया। अब हमारा एक और कंपोनेंट बनना था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे बना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे बना, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि क्वार्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। क्वार्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाउन और एक होता है अप। अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा अप, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा डाउन। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वार्क आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, क्वार्क आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर न्यूट्रॉन है, क्या है न्यूट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में कितने लोग रहेंगे, दो रहेंगे डाउन, दो रहेंगे डाउन, ठीक। डाउन का मतलब नीचे एरो, और एक इसके पास रहेगा अप, एक क्या रहेगा अप। आया कि नहीं आया। यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर को हम अगर प्लस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन, क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन। अगर इसी में से हम एक क्वार्क को क्या कर दें अप, एक क्वार्क को कर दें हम अप, और जैसे ही इस क्वार्क को अप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर अब क्या बन जाएगा प्रोटॉन, क्या बन जाएगा प्रोटॉन। इसका मतलब है बेटा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं, और इस इंटरचेंज में क्या होता है क्वार्क अपनी पोजीशन को क्या करता है चेंज, अप से डाउन, डाउन से अप। आया कि नहीं आया, एक मिनट के लिए कोई आएगा, ठीक है, तो कोई आ गया था 2 मिनट के लिए, तो अब आप समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते रहते हैं आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, और जब इस इंटरचेंज में कोई भी क्वार्क अप से डाउन या डाउन से अप कन्वर्ट होता है तो एक अलग सा कंपोनेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे बनता है, जब U और D, जब U और D आपस में क्या होंगे बेटा इंटरचेंज, तो यहां से क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हमारे पास, एक मिनट फिर कोई आ गया, ठीक है, कोई ना कोई आ जाता है यार, मैं अकेला हूं इसलिए मैं क्या बताऊं, ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि अब हमको क्या मिल गया, हमको न्यूट्रॉन मिल गया बेटा, प्रोटॉन मिल गया और क्या मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीजें मिल गई। तो किसी भी एटम के बनने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसका नाम पहला क्या है, एक का नाम है प्रोटॉन, और एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, और एक का नाम है न्यूट्रॉन। आया कि नहीं आया, ठीक। अब हुआ क्या आखिर में, अब हुआ क्या आखिर में, देखो अभी तक तो हमको ये पता लगा कि यूनिवर्स की एनर्जी के कारण, यानी जब यूनिवर्स हमारा एक्सपेंशन कर रहा था तो उस एक्सपेंशन के कारण जब हमारी एनर्जी रिलीज हो रही थी और टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा था, कूल हो रहा था, तो पहली बार क्या बने क्वार्क। और क्वार्क कैसे बने, एक अप बना और एक बना डाउन। अब ये दोनों के कारण यानी कि एक क्या बना हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि दो अप एक डाउन मिला लेंगे तो बन जाएगा प्रोटॉन, और दो डाउन और एक अप मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में चेंज होते रहते हैं, आपस में क्या होते रहते हैं चेंज होते रहते हैं। और जब आपस में चेंज होते हैं तो उसमें होता क्या है, या तो अप डाउन हो जाएगा या तो डाउन क्या हो जाएगा अप, और उस कारण से एक नया पार्टिकल बनेगा जिस पार्टिकल को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो यूनिवर्स था वो और एक्सपैंड होता रहा, और एक्सपैंड होता रहा, टेम्परेचर हमारा और कूल होता रहा, और कूल होता रहता। जैसे हमारा टेम्परेचर कूल होता गया तो यूनिवर्स ने पहली बार, यूनिवर्स ने फर्स्ट टाइम एक एलिमेंट यानी कि 1 नंबर के एलिमेंट। अब एक नया वर्ड आ गया बेटा कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक्चुअल में क्या होता है, एटम। क्या होता है, एटम। तो उस समय जो पहला एटम बना उसको हमने क्या नाम दे दिया, एलिमेंट। तो उस एटम को हमने क्या नाम दिया, हमने नहीं, उस एटम को वैज्ञानिकों ने नाम दिया हाइड्रोजन का। क्या नाम दिया, हाइड्रोजन का। आया कि नहीं आया। और जब ये एटम बना बेटा हाइड्रोजन का, पहला एटम यूनिवर्स में जब पहला एटम बना तो इस एटम में दो चीजें थी,
एक चीज थी आपकी इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज थी आपकी प्रोटॉन, मगर इसमें न्यूट्रॉन नहीं था। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं था। तो अब पहला सवाल आपके सामने आता है कि जब यूनिवर्स ने पहली बार क्वार्क को बनाया, क्वार्क में अप डाउन को बनाया, 2 अप 1 डाउन मिलके प्रोटॉन, 2 डाउन 1 अप मिलके न्यूट्रॉन, और अप और डाउन जब आपस में इंटरचेंज हुए तो बना इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 3 चीजें बनी, और हम आपको कह भी रहे हैं कि एटम बनाने के लिए आपको ये 3 चीजें बहुत आवश्यक है, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इस यूनिवर्स में पहला एटम बना, यानी कि पहला एलिमेंट बना जिसको हमने हाइड्रोजन बोला, उसके पास इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, मगर न्यूट्रॉन नहीं था। ऐसा क्यों? यहीं से चालू होती है साइंस। देखिए, एक्सप्लोरेशन का मतलब है जब तक आप बेस को नहीं जानोगे आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। और एक चीज आप लोगों के लिए, देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे बस खाली वो होते हैं कि जिनको बस खाली पास होना हो, और एक बच्चे वो होते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ बनना हो। अगर बनना हो तो आपको थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा किताबों पे, है ना, अपने टीचरों पे। आपको अच्छे टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो पढ़ाने को ना कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपको समझाने वाला होना चाहिए जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे और आपके सपनों को पूरा कर सके। तो जब पहली बार इस दुनिया में एटम बना तो उसका नाम हमने क्या रखा? हाइड्रोजन। क्या नाम रखा हमने उसका? हाइड्रोजन। और एटम को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अभी आगे क्लियर होगा कि इसको एलिमेंट बोला क्यों गया। ठीक है, तो पहला एलिमेंट बना हमारा हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट हमारा बना हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो पहला एटम बना, यानी कि जो हाइड्रोजन का एटम बना, इसमें 2 चीजें थी। इसमें 2 चीजें थी। इसमें 2 चीजें थी। एक था हमारा प्रोटॉन और एक था हमारा इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? इसमें क्या चीज मिसिंग था? इसमें न्यूट्रॉन नहीं था। इसमें न्यूट्रॉन नहीं था। इसके पीछे एक साइंस जरूर होगी। इसके पीछे एक साइंस जरूर होगी। अब अगर हमको इसको समझना है कि इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं था, तो हमको इन 3 पार्टिकल के बारे में थोड़ा जानना होगा। तो हमारे 3 पार्टिकल कौन से थे? एक था प्रोटॉन, एक था न्यूट्रॉन और एक था इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये बने स्पार्क के कारण, तो प्रोटॉन को दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज। क्या दे दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को कोई भी चार्ज नहीं दिया गया, और इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज दिया गया? नेगेटिव। आया? यानी कि ये क्या चीजें हैं? चार्ज। ये क्या चीजें हैं? चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब व्हाट इज द मीन ऑफ चार्ज? चार्ज का कोई मतलब ही नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव हम समझने के लिए समझते हैं। जैसे एक लड़की और एक लड़का, लड़की को हम लड़की ही क्यों बोलते हैं ये कोई नहीं बता सकता, और लड़के को हम लड़का ही क्यों बोलते हैं कोई नहीं बता सकता। हाँ, बस उसको हम लड़की बोलते हैं और इनको हम लड़का बोलते हैं। दोनों अपोजिट चार्ज हैं। वैसे ही प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? प्लस, और इसको क्या बोलते हैं? माइनस। इसका बाकी कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। इस प्लस और माइनस में कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने के लिए कि जहां पे प्लस है वहां पर क्या होगा? प्रोटॉन, और जहां पे माइनस है वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब हम फिर से उसी सवाल पे आते हैं कि जब यूनिवर्स ने पहली बार हाइड्रोजन नाम के एटम को बनाया, तो उसने इसमें क्या रखा? एक इलेक्ट्रॉन रखा और एक प्रोटॉन रखा, लेकिन उसने क्या नहीं रखा? न्यूट्रॉन को। ऐसा क्यों? तो इससे तुमको समझ में आएगा कि आखिर में ये 3 चीजें बनी क्यों। ये 3 चीजें बनी क्यों? देखो, जो प्रोटॉन होता है बेटा, जो प्रोटॉन होता है वो आपकी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी। और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है स्टेबिलिटी। क्या होता है? स्टेबिलिटी। और ई होता है आपका बिहेवियर। क्या होता है? बिहेवियर। आया कि नहीं आया? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एटम। बाहर बहुत आवाज आ रही है, आप लोगों को शायद लग रहा होगा। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है एटम। केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है एटम, और एटम मिलके बना है 3 चीजों से: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और जो प्रोटॉन होता है वो एटम की क्या है, आइडेंटिटी, मतलब पहचान, हु आर यू। अगर कोई भी एटम तुमको पहचानना होगा तो हमेशा किससे पहचानोगे, प्रोटॉन से। आया कि नहीं आया? किसको पहचानोगे, एटम को। अगर तुमको एटम को पहचानना है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ उस एटम की पहचान किस कारण से होगी, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन हमेशा क्या देगा आपको, स्टेबिलिटी। क्या देगा आपको, स्टेबिलिटी। और इलेक्ट्रॉन आपको क्या देगा, बिहेवियर। यानी कि जितने भी रिएक्शन है, जितने भी बॉन्ड है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, उसका कोई जिम्मेदार है तो इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या करता है, एटम को स्टेबिलिटी देता है, और प्रोटॉन जो है उसको क्या कहता है, आइडेंटिटी। अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं कि पहली बार जब यूनिवर्स ने हाइड्रोजन नाम के एटम को बनाया तो इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं दिया। देखो मेरी बात समझना, इस दुनिया में पुरुष और स्त्री का अनुपात बराबर बराबर होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक एटम में रह सकते थे आराम से, क्योंकि ये क्या था, माइनस, और ये क्या था, प्लस। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इनको इस एटम के अंदर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पे N का मतलब क्या था, N का मतलब था बेटा स्टेबिलिटी। क्या नाम था इसका, स्टेबिलिटी, यानी कि इसको ठहराव देना। तो जब दो लोग आपस में रह रहे हैं तो किसी स्टेबिलिटी कोई जरूरत है कि नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बात आप समझे। इसीलिए जब यूनिवर्स का पहला एटम बना तो उसमें नाइट्रोजन को क्या कर दिया गया, यूनिवर्स ने कहा कि इसको कोई जरूरत नहीं रहने की, तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कहानी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो एक्चुअल में इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे पहले कुछ बना होगा, सबसे पहले अगर कुछ बना होगा तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या बना, हाइड्रोजन। यानी कि जब यूनिवर्स हमारा सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड हो रहा था, सिंगुलैरिटी से क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, तो इस यूनिवर्स में जो सबसे पहला एटम बना उसका नाम क्या था, हाइड्रोजन। आपको पता है कि आप पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, उसमें भी H है, H मतलब हाइड्रोजन। इसका मतलब जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी कब का पी रहे हैं, वो 13 करोड़ साल पहले का पी रहे हैं, जब यूनिवर्स बना था। यानी कि यूनिवर्स की सबसे पहली चीज अगर कोई बनी होगी तो क्या बनी होगी, हाइड्रोजन। और उस टाइम पे पूरे के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन रहता था, हाइड्रोजन। धीरे धीरे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ना चालू हो गई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास आने लगे, और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास आने लगे तो एक बन गया क्लाउड। क्या बन गया, एक क्लाउड, यानी कि एक बादल की तरह हो गए, और इसी क्लाउड को बेटा बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं, स्टार। तो इसी तरह पहली बार यूनिवर्स में किसका निर्माण हुआ, स्टार का। किसका हुआ, स्टार का। यानी कि आपका जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। और इस दुनिया में आप जब देखते हो रात में आपको अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे तारे क्या है, स्टार। तो स्टार का मतलब क्या हो गया कि वो हाइड्रोजन का क्या है, क्लाउड। और जब हाइड्रोजन का जो क्लाउड है वो क्या है, स्टार। और स्टार असल में यूनिवर्स ने बनाया क्यों, स्टार को यूनिवर्स ने क्यों बनाया, क्या जरूरत थी इसको स्टार बनाने की। एक्चुअल में स्टार को इसलिए बनाया कि यहां पर कुछ चीज बन सके। स्टार एक्चुअल में बेटा जानते हो क्या, ये फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री। स्टार क्या है, फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता है बेटा, इस फैक्ट्री के अंदर बनता है एलिमेंट। क्या बनता है, एलिमेंट। और हमारे इस पूरी की पूरी यूनिवर्स में अभी तक कितने पाए गए हैं एलिमेंट, 118। कितने पाए गए हैं, 118। यानी कहने का मतलब है कि पहली बार जब यूनिवर्स ने अपनी एनर्जी को एक्सपेंड किया तो क्वार्क बनाए, क्वार्क से क्या बने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पहली बार एटम बना, उस एटम का नाम क्या था, हाइड्रोजन। उसमें उसने न्यूट्रॉन को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई जरूरत नहीं थी, वो एटम ऑलरेडी क्या था, स्टेबल था। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या बढ़ना चालू हुई, क्लाउड बने, स्टार बने। और स्टार भगवान ने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि स्टार क्या है, फैक्ट्री। क्योंकि एक हाइड्रोजन से पूरी दुनिया नहीं चल सकती, तो उसको बहुत सारे एलिमेंट बनाने थे। यानी कि 118 टाइप्स के एलिमेंट। क्या बनाए थे, 118 टाइप्स के एलिमेंट। और एक हाइड्रोजन से, यानी कि हुआ क्या एक्चुअल में, फिर से थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम। तो हम आ गए हैं स्टार पे। यहां तक तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्यों,
हमको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो समझ जाइए कि आप जो है इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों में से एक हैं, समझे। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्टार। तो स्टार किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, हाइड्रोजन के क्लाउड से। और इस हाइड्रोजन के क्लाउड से जो मिलके बना है, तो काम क्या है इसका, ये क्या है, फैक्ट्री, क्या है, फैक्ट्री। और किस चीज की फैक्ट्री है, इसमें बनते हैं एलिमेंट। क्या बनते हैं इसमें, एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट बन रहे हैं उनके टाइप्स कितने हैं, 118 टाइप्स के क्या है, एलिमेंट। अब मान लीजिए ये क्या है हमारा स्टार, ये क्या है हमारा स्टार। इस स्टार को हम नाम दे देते हैं सन, क्योंकि सन भी हमारा क्या है, स्टार। यहाँ पर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी बेटा, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसकी जो कोर है, क्या है, कोर। कोर का मतलब इसके बीच का जो हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में ही बनते हैं एलिमेंट। क्या बनते हैं, एलिमेंट। एक्चुअल में जो इसकी फैक्ट्री है वो क्या है, इसका कोर। और इस कोर में हो क्या रहा है, इस कोर में, मतलब क्योर बोल रहा हूं, इस कोर में होता है फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब है कि 1 + 1 कर दीजिए तो हो जाता है 2। फ्यूजन का मतलब क्या है, 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2 + 2 क्या हो गया, 4। 4 + 2 क्या हो गया, 6। 6 + 4 क्या हो गया 10। 10 + 6 क्या हो गया, 16। तो इसी तरह एक नंबर से लेके 118 नंबर तक एलिमेंट बनना चालू हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तो क्या हुआ, एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पे, फ्यूजन। यानी कि स्टार की कोर में हमेशा होता है फ्यूजन। और फ्यूजन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब पहली बार मिला तो उसने बना लिया क्या, हीलियम। इसका नंबर क्या था 1, इसका नंबर क्या था 1, तो इसका नंबर क्या हो गया 2। आया कि नहीं आया। हमने बताया था कि प्रोटॉन जो होता है दैट इज द आइडेंटिटी। क्या है, आइडेंटिटी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम की क्या है, आइडेंटिटी। तो हाइड्रोजन के एटम में कितने प्रोटॉन थे, 1 प्रोटॉन। इसमें कितने थे, 1 प्रोटॉन। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले तो यहां पर कितने बन गए, 2 प्रोटॉन। यानी कि जो सेकंड नंबर का एलिमेंट होगा उसका नाम क्या है, हीलियम। आया कि नहीं आया, ठीक। तो एटम और एलिमेंट में क्या अंतर है, एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो एटम, हीलियम का एटम है ये एटम। एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आपका लिथियम, ठीक है। इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, है ना, गोल्ड, ठीक, रेडियम, ऐसे बनते आपके चले जाएंगे। तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट कहां बन रहे हैं, सन की कोर में, सन की कोर में या स्टार की कोर में। और एक टाइम पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, खत्म। भाई जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके एलिमेंट बन रहे हैं तो हाइड्रोजन तो यूज हो रही है, धीरे धीरे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म। और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो यहां पर सारी हाइड्रोजन खत्म और इसकी जो फैक्ट्री है हो जाएगी बंद। और जब इसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो इस स्टार को बोलेंगे सुपरनोवा। क्या बोलेंगे, सुपरनोवा। और सुपरनोवा क्या होगा, एक्सप्लोड। क्या होगा बेटा, एक्सप्लोड। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड आए यहाँ पे, एक वर्ड आया एक्सप्लोड और एक वर्ड आया एक्सपेंशन का। यूनिवर्स कभी भी एक्सप्लोड नहीं करता, यूनिवर्स हमेशा क्या करता है, एक्सपेंशन। और हमारा स्टार की जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, सारे के सारे एलिमेंट बन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका। और धमाका होने के बाद ये कोर क्या हो जाती है, फूट जाती है। और इसी से बेटा क्या बना आपका, प्लेनेट। क्या बने आपके, प्लेनेट। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ है वो किसी स्टार के सुपरनोवा से बनी है, किसी स्टार के सुपरनोवा से बनी है, समझ नहीं आया। और बनने के बाद वो बहुत तेजी से क्या हुआ, धमाका हुआ और सन ने उस प्लेनेट को पकड़ लिया। और उस पकड़ने के बाद हमारा जो पृथ्वी है अब सन की राउंडिंग करना चालू हो गई। यानी कि हमारा सन हमारा नहीं है, हम किसी और से आए हैं। यानी कि पृथ्वी की मदर कोई स्टार की सुपरनोवा रही होगी और उस सुपरनोवा से हम आए। और अब हम किसके पास रुके हुए हैं, सन के पास। एक दिन सन की भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सन भी क्या हो जाएगा, सुपरनोवा। और फिर कोई नया प्लेनेट बनेगा। इसी तरह हमारा यूनिवर्स चल रहा है। और एलिमेंट अब तुमको पता लग गया कि 118 एलिमेंट कहां से आए बेटा, 118 एलिमेंट आपके कहां से आए, स्टार के कोर से। और स्टार जो है एक्चुअल में क्या है, फैक्ट्री ऑफ एलिमेंट्स।
अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा आप इस पृथ्वी पे क्या एलिमेंट बना सकते हो? आप इस पृथ्वी पे एलिमेंट बना सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एलिमेंट बनाने के लिए ना आपको बहुत टेम्परेचर चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। पता है जो सन की कोर होती है बेटा, सन की कोर में 1.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर को हम नॉर्मली कंडीशन पे पृथ्वी पे मेंटेन ही नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया? दूसरी चीज, तो जब इतना टेम्परेचर था और सन की कोर में क्या बन रहा था बेटा? एलिमेंट। क्या बन रहा था? एलिमेंट। और किस प्रोसेस से बन रहा था बेटा? फ्यूजन से। किससे बन रहा था? फ्यूजन से। तो इसके बाद जब फ्यूजन से बन रहा था तो इस सन से हमको क्या मिलती है? मान लो हमारी अर्थ यहाँ पे है तो हमको यहाँ से क्या मिलती है? हमको यहाँ से मिलती है रेडिएशन। क्या मिलती है? रेडिएशन। और रेडिएशन बेटा दो टाइप की होती है, कंफ्यूज मत होइएगा अभी। सन से हमको जो एनर्जी मिलती है, सन से हमको जो एनर्जी मिलती है वो हमको दो फॉर्म में मिलती है। क्या मिलती है? दो फॉर्म में। क्या? रेडिएशन की एक फॉर्म में मिलती है, ठीक। तो रेडिएशन की ना दो फॉर्म होती है, एक को बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं हम ऐसा समझ लो, एक को बोलते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा, और एक हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो बहुत डीप नहीं जाते हैं, खत्म कर दीजिए। कुल मिला के समझ लीजिए कि हमको सन से जो एनर्जी मिल रही है वो थ्रू द रेडिएशन मिले, थ्रू द क्या मिल रही है? रेडिएशन मिल रही है। और ये रेडिएशन हमको मिली कहाँ? जब हमारा क्या हुआ? फ्यूजन। यानी कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या हुआ? फ्यूजन। ठीक है ना? इसका मतलब है फिर से हम लोग बैक आते हैं, फिर से हम लोग बैक आते हैं और आते हैं किस पे? एटम पे। हाँ ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एटम पे। ठीक है ना? अब इस पे आते हैं एटम पे। यानी कि अब हमको समझ गए कि एलिमेंट हमारे कैसे बनते हैं, यानी कि एटम और एटम के फ्यूजन से। और हमारा सबसे पहला एटम था क्या? हाइड्रोजन। ठीक, क्या था? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? हीलियम। ठीक, हमको तीन चीजें ध्यान में रखनी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के जितने नंबर होंगे, प्रोटॉन के जितने नंबर होंगे उस एटम का नंबर उतना ही होगा। अगर मान लो किसी भी एटम के पास अगर मान लो 28 क्या है प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 28। ठीक है ना? मतलब सीरियल में 1 से लेके 118 तक जो भी नंबर फर्स्ट यानी कि रैंक है, 1 से लेके 118 तक क्या है? रैंक है। और मान लो किसी की रैंक कितनी है? 72, तो इसका मतलब है कि उसके एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 72। ठीक है, अभी वहां छोड़ दीजिए, अब बस खाली समझने की कोशिश करिए, मैं समझा के आ रहा हूं आपको। देखिए, तो जो पहला एटम बना उस एटम में क्या था? सिर्फ प्रोटॉन था और क्या था? इलेक्ट्रॉन। और इसका नाम हमने क्या रख दिया? हाइड्रोजन। क्या रख दिया? हाइड्रोजन। अब एक्चुअल में एटम होता क्या है? एटम क्या है? होता क्या है? तो एटम को अगर हमको जानना हो कि एटम क्या होता है, तो एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके बाहर ना एक स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। ये सारी की सारी जगह क्या है? स्पेस। और इस स्पेस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। क्या करता है? मूवमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूवमेंट करता है वो रैंडम मूवमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ एक अपनी एनर्जी लेवल पे क्या करता है? मूवमेंट। क्या करता है? एनर्जी लेवल पे मूवमेंट। और इसी मूवमेंट करने की जो इसकी साइट है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। समझे? ध्यान से, आराम से। हमारा एटम जो होता है उस एटम का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके बाहर जो स्पेस होता है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाचता है। इस पूरे के पूरे प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करता है? वो नाचता है। और जो नाचता है ना बेटा, वो अपने ही एक उसका एक वो है, क्या नाम है? अपना एक मतलब सर्कल है। जैसे मान लो कि मैं हूं और मैं एक हाथ में मैंने रस्सी ले ली, उसमें ईंटा बांध दिया, तो मैं नचाऊंगा तो वो ईंटा जो होगा वो कहाँ नाचेगा? वो मतलब एक अपनी डायरेक्शन में नाचेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि ऐसे नचाऊंगा तो कभी मुझको लग जाए, कभी भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपनी किस में नाचेगा? एक ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है वो क्या है? अपनी एक ऑर्बिट में। ठीक, अब हमको समझ में आया दो चीज कि एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है स्पेस। स्पेस में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। स्पेस में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन।
तो अब हम इसको जस्ट इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? जस्ट इमेजिन करते हैं। मान लीजिए इस पूरे के पूरे सर्कल का डायामीटर जो है, यानी कि इसकी जो रेडियस है, ये मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक 7 किलोमीटर का शहर है। कितना? एक शहर है लखनऊ, और उस लखनऊ का सेंटर पॉइंट ये है, और 7 किलोमीटर इधर और इधर, यानी कि रेडियस 7 किलोमीटर की हो, और इस 7 किलोमीटर की रेडियस का जो एरिया हो, वो एरिया को मान लो एक एटम, मान लो क्या? एक एटम। तो उस एटम का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्रिकेट की एक बॉल है। क्या है? क्रिकेट की एक बॉल। अब आप एटम को इमेजिन करिए कि एटम एक्चुअल में है क्या। सोचिए 7 किलोमीटर का शहर, 7 किलोमीटर का एक शहर है, उस शहर में आप क्रिकेट की एक बॉल को फेंक दें बीचों बीच में, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है? एटम। तो आपको पता लग रहा है एटम कितना बड़ा है, और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा है, और एटम ऑलरेडी बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि इस शहर में अगर हम एक बॉल डाल दें क्रिकेट की, ये जो है क्रिकेट की क्या है? बॉल, क्रिकेट की एक बॉल, और इसका जो रेडियस है वो कितनी है? 7 किलोमीटर की है ना, मीटर में नहीं, 7 किलोमीटर में। तो आपको अगर बोला जाए कि आप जाइए और इस 7 किलोमीटर के लखनऊ जैसे शहर में इस बॉल को ढूंढिए, तो आप इस बॉल को कैसे ढूंढेंगे? तो ये चांसेस है कि 99.999% आप बॉल को ढूंढ नहीं पाएंगे, और यही 99.9% जगह क्या है? स्पेस, यानी कि खाली जगह है जिसमें क्या नाचता है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारी बॉल है छोटी सी, इस बॉल को हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। आया कि नहीं आया? तो यानी फिर से हम आ गए अपने हाइड्रोजन पे। इतना तो आप समझ लिए होंगे। तो हम आ गए अपने फिर से हाइड्रोजन पे। ये सब बेस है, इसको अगर नहीं समझोगे, तुमको लग रहा होगा सर फालतू पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे, बाद में कंफ्यूज होगे। तो कंफ्यूजन को बचाने के लिए अपना आधा घंटा 1 घंटा अगर वेस्ट कर लिए, तो समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री आ गई, आप ये भूलेंगे ही नहीं। तो यानी कि हमारा अगर ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन का एटम। तो इस एटम में हमने तुमको बताया कि न्यूक्लियस में हमेशा कौन रहेगा? प्रोटॉन, ठीक। और यहाँ पे क्या आया? हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये जो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, 7 किलोमीटर की डिफरेंस है, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और प्रोटॉन हमारा क्या है? क्रिकेट की बॉल जैसा। इसको हमेशा इमेजिन करके पढ़िएगा। तो नाभिक में हमेशा क्या रहता है? प्रोटॉन। और इसका चार्ज हमने आपको बताया था क्या होता है? प्लस। आया कि नहीं आया? तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कूलाम। क्या नाम था उनका? कूलाम। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने ये बताया बेटा कि जब सेम चार्ज, क्या हो? सेम चार्ज, क्या हो? सेम चार्ज। जब सेम चार्ज के पार्टिकल हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल। क्या करते हैं? रिपल। रिपल मतलब धक्का मारते हैं। क्या मारते हैं? धक्का। यानी कि सेम चार्ज वाले को अगर पास में लाओगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल, धक्का मार देंगे। क्या मार देंगे? धक्का। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक था उसमें एक ही प्रोटॉन था, तो इससे किसी को धक्का मारने की जरूरत पड़ी नहीं। इसी कारण से हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। आया कि नहीं आया? अब हम चलते हैं जब कोर में, सन की कोर में अगर मान लो हाइड्रोजन का फ्यूजन हुआ होगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूजन के बाद जो हमारा एलिमेंट बना है उसका नाम क्या था? हीलियम। और इसका नंबर कितना था? 2। इसका नंबर 2 का मतलब कि इसके अंदर कौन रहेगा? एक प्रोटॉन और रहेगा, एक प्रोटॉन और जब इसके अंदर एक प्रोटॉन और रहेगा तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे? एक रिपल्शन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। इसी को बोलते हैं रिपल्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? रिपल्शन फोर्स। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये तुम्हारा जो हीलियम है ये बेटा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और इसी अनस्टेबिलिटी को क्लियर करने के लिए नेचर ने क्या बनाया था बेटा? आपका न्यूट्रॉन। क्या बनाया था? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के पास होता क्या है? न्यूट्रॉन के पास होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब समझ लीजिए एक टाइप का ग्लू, एक टाइप का गम। और ये बहुत ज्यादा ताकत होती है किसकी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बेटा वो क्या करेगा? वो इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा। आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। समझ लीजिए कि 2 प्रोटॉन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ला देंगे? 2 न्यूट्रॉन। और जैसे ही 2 न्यूट्रॉन लाएंगे
तो ये न्यूट्रॉन इसको पकड़ लेगा, ये न्यूट्रॉन इसको पकड़ लेगा, और जैसे ही हमने इसमें 2 न्यूट्रॉन लगा दिए तो ये तुम्हारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। आया कि नहीं आया? तो अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, प्रोटॉन कितने हो गए, 2, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। ये पूरे यूनिवर्स का सबसे 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 स्टेबल कंपाउंड है। क्या है, सबसे स्टेबल कंपाउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब आप अपनी 9th क्लास की बुक उठाओगे, उस बुक का जब पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद जब दूसरा पैराग्राफ जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी वही होती है जिसमें रेडिएशन निकलती है। और हमने तुमको बताया था कि सन की कोर में क्या चल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा था तो निकल रहा था क्या, रेडिएशन। ध्यान देना, सिर्फ छोटी सी लाइन, केवल 2 लाइन लिखी हुई है रेडियो एक्टिविटी की। अब एनसीईआरटी की बुक जिसने बनाई होगी वो कितना चालाक रहा होगा, उसने जानबूझ के छोटी सी 3 लाइन की डिफिनीशन दे के फिर आपको बताया कि आप अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़िए। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अल्फा पार्टिकल, क्या लगेगा, अल्फा पार्टिकल। और वहां लिखा रहेगा कि अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। क्या लिखा रहेगा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना, ये पूरा का पूरा अगर आप हीलियम बोलोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। और अगर आप हीलियम न्यूक्लियस की बात करोगे तो उसमें क्या सिर्फ आएगा, सिर्फ न्यूक्लियस, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है तो आप ये जान जाओगे अच्छा कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। आया कि नहीं आया? तो जब तक बेस नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं होगा। न्यूट्रॉन का काम क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन की लड़ाई खत्म करवाना। क्या करना, प्रोटॉन प्रोटॉन की लड़ाई खत्म करवाना। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, बिहेवियर, हमारा एटम दूसरे एटम से कैसा संबंध बनाएगा। यानी कि जब वाटर बना H2O, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों मिले, ये इलेक्ट्रॉन के कारण मिले, ठीक है ना। और जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ठीक, तो ये इतना क्लास मेरे लिए आज के लिए काफी थी। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे कि आखिर में ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, इनका वेट क्या होता है, इनका डायमीटर क्या होता है, और कौन से हमारे कंपाउंड क्या है स्टेबल है, कौन से अनस्टेबल है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड बोल दिया था मैंने, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल है। अभी आप पढ़ोगे ना बेटा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा 1 से लेके 20 तक, और 20 से लेके 82 तक, और 82 से लेके 118 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 20 तक क्या हो गया, 1 से लेके 20 तक पढ़ोगे कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है न्यूक्लियस में बराबर। ठीक है, 20 से लेके 82 तक प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की बढ़ जाती है, और 82 के ऊपर वाले हो जाते हैं आपके रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इतना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर से अगली वाली क्लास में इसको रिव्यू कर लेंगे, तब तक के लिए जो है आप इसको पढ़ते रहिए।